हाँ बच्चे जो भी था वो मैंने मतलब खुद ही किया है। सर पता नहीं कौन सी स्टोरी सुना रहे थे, सर हंस भी रहे थे तो ठीक है, थोड़ा इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज हो गया था। मैं दो से लिखा के सॉन्ग एंजॉय करो, बच्चों के लिए नोट कर दिया, क्या समझ नहीं आया मुझे। हाँ बच्चे बाइक की क्लास आपकी 6 बजे होगी, तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपकी बाइक की क्लास होगी। लिंक आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अच्छा सॉन्ग अच्छा था बाय द वे। केमिस्ट्री के बाद बाइक क्लास नहीं हुई थी, मेरा तो नेट नहीं था। अच्छा ठीक है सर, मैं बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जमा सर चेक कर लीजिएगा मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? सर आवाज़ आ रही है, कैमरे की डायरेक्शन थोड़ी सी 60 एंगल है, 60 में। हाँ ठीक है, आप ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ भी ठीक है, अब ठीक है, आवाज़ भी क्लोज ठीक है। कर दो। थोड़ा सा क्लोज कर ले, लेकिन ये थोड़ा क्लोज पीछे तो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है, एचडी नहीं आ रहा। अब अभी भी सर एचडी नहीं है इतना, फोटो ब्लर हो रही है सर अभी भी। नेट के सिग्नल्स का तो नहीं इशू है? पता नहीं सर वो टीवी में आता है कि वो डिश टीवी लगा लें तो एचडी क्वालिटी मिलेगी, क्या वो सही है? पता नहीं सर। सर आपकी साइड से नेट बैन भी स्लो, अब नेट कोई स्लो आ रहा है, आपकी साइड से नेट स्लो आ रहा है, ऊपर लिखा आ रहा है नहीं, नेट तो स्पीड मैंने वो 16 MB करवा ली हुई है। ऊपर लिखा आ रहा है सर, ये मोहसिन अली रजा नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो। हाँ बच्चे तो 6 काम से चल नहीं जाएगा? नहीं सर, कुछ भी सही नजर नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है कीड़े कीड़े ही फिर रहे हैं मतलब। अच्छा ठीक है अभी तक। 6 से 7 बच्चे आपका बायो का लेक्चर होगा, वो सर की जरा तबीयत डाउन हो गई थी इस वजह से। बायो का लेक्चर 6 से 7 है शाम को। अभी ये कीड़े ठीक हुए हैं कि लाल बेग ही हैं अभी? नहीं सर अभी भी वो कीड़ों की तरह ही है, मतलब एचडी नहीं आ रहा, ब्लर आ रहा है। बाकी बच्चों आपको ठीक नजर आ रहा है? कोई एक बच्चा बता दे कि आपको भी। नो सर। अच्छा सर है प्रॉब्लम मेरे ख्याल। अच्छा प्रॉब्लम है अभी। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, अभी भी है प्रॉब्लम। मेरी राइटिंग ही तो नहीं लिए कीड़े आ रही। ये तो सर अभी हमें एचडी होगा तो पता लगेगा, वैसे कीड़े ही नजर आ रहे हैं। अभी भी प्रॉब्लम है बेटा? जी सर ब्लर है। ब्लर है ना? हाँ ब्लड से थोड़े सही हुआ है, थोड़ा सा रिजल्ट ठीक हुआ है थोड़ा सा। इधर इसको जरा स्पेशली। हाँ जी, अब थोड़ा सा ठीक हुआ है। आई सर साइड ठीक है ठीक हुई है कि जी नहीं? सर ठीक है। अब ठीक हो सर गया। हो गया सही। अब ठीक है सर। चलो जी, ना मतलब बच्चे ने भी मेरी तरह ऐनक ला ली है तो ठीक हो गया है। सर मैंने तो कीड़े ही लग रहे थे पहले। ठीक है सर जी, फिर करें मैं रिकॉर्डिंग से लगा जिन्हें कोरोना है ना उन्होंने आई साइड भी वीक हो गई है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा काम शुरू करते हैं जी। लास्ट टाइम हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक के लेक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को देखा था, केसी को ऑब्जर्व किया था, उसके यूनिट्स को देखा था, फिर केसी और केपी का आपस में रिलेशनशिप देखा था,
और उसके कुछ रिलेटिव वैल्यूज जो है वो की। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो ज्यादातर थ्योरी का है, वो आपको थ्योरी पहले याद होगी तो उसके रिलेटिव एमसीक्यूज जो है वो बेटा आएंगे। सबसे पहले तो केसी की ही बात करें तो उसकी एप्लीकेशन है बेटा 3। पहली एप्लीकेशन कि ये आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता था। तो पहले केसी क्या था बेटा, केसी क्या था, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जो रेशियो थी उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम केसी बोलते थे। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स आ रहा है या डायनामिक इक्विलिब्रियम पे है, तो हम उस पॉइंट के ऊपर उसकी प्रोडक्ट टू रिएक्शन रेशो निकालते हैं और उससे जो आपके पास ऑलरेडी केसी वैल्यू गिवन होती है उससे कंपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा अमोनिया सिंथेसिस है, आप अमोनिया की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए केसी की वैल्यू 10⁵ है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल 10⁵ है उसकी वैल्यू। तो अब आफ्टर 5 मिनट आप देखना चाहते हो जो मिक्सचर है रिएक्शन उसमें रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स जा रहा है या इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो मैं उस वक्त वो सैंपल निकालता हूँ और उसमें मैं प्रोडक्ट टू रिएक्शन वैल्यू देखता हूँ। अगर तो वो जो वैल्यू है केसी की वैल्यू है 10⁵ और वो जो वैल्यू आई है वो 10⁵2 है, इसका मतलब है केसी आपके पास केसी की वैल्यू ज्यादा है और प्रोडक्ट और रिएक्शन की वैल्यू कम है। इसका मतलब है रिएक्शन अभी किस तरह मूव करेगा, फॉरवर्ड। ये मैंने उल्ट लिख दिया हुआ है बेटा। देखिए पहला पॉइंट, अगर केसी की वैल्यू कम है और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वैल्यू ज्यादा हो चुकी है, यानी कि ये 10⁵ है, ये 10⁻10 हो चुकी है, तो रिएक्शन किस तरफ आए, प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बन चुके हैं, तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे ले जाने के लिए किस तरफ जाएगा जी, ये रिवर्स की तरफ जाएगा। और इसी तरह अगर आपकी केसी की वैल्यू ज्यादा है और आपने किसी भी पॉइंट पे प्रोडक्ट और रिएक्शन की रेशो निकाली है वो कम आई है, इसका मतलब है अभी प्रोडक्ट मजीद रिक्वायर्ड है, उसके लिए रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी बेटा, फॉरवर्ड। सर जी बोर्ड से blur हो गया। अच्छा और फिर से ब्लर हो गया, ठीक है। बाकी बच्चों के साथ भी बेटा यही मामला है। यस सर। तो मैंने और करीब कर दी है वैसे। ये बेटा ली शेटलियर प्रिंसिपल इसके बाद है, मैं पहले केसी की एप्लीकेशंस बता रहा हूँ, उसके बाद मैं ली शेटलियर प्रिंसिपल की तरफ आता हूँ। तो आपके पास बेटा मैं चले इधर से जरा दोबारा बता देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ केसी, ऑल्सो थोड़ा सा बोर्ड क्लियर हुआ होगा बेटा। ये 3 कैटेगरीज बुक में इसकी डिटेल लिखी हुई है। अगर आपकी अच्छा अभी नहीं क्लियर हुआ बोर्ड, जी नहीं हुआ क्लियर क्लियर नहीं, तो फिर मैं दूसरी तरह से फिर आपको लेक्चर दे देता हूँ। 2 मिनट वेट करें, फिर मैं इसको ना रिटर्न फॉर्म में आपको लेक्चर दे देता हूँ, उससे शायद आपकी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाए। ठीक है बेटा? हाँ एक फिर होल्ड कीजिएगा जरा, तो इधर से बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो दूसरी तरफ से कर। बेटा ये आपको क्लियर नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा चलो मैं इसको बड़ा बड़ा करके भी लिखूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर होती जाए। एप्लीकेशन ऑफ केसी,
ये जो डायनामिक इसकी एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने कहा अगर केसी की वैल्यू आपके पास ज्यादा है और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एड इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम है, इसका मतलब है अभी प्रोडक्ट ज्यादा कंपैटिबल हो सके तो ये किस तरफ रिएक्शन को लेके जाएगा, ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन हो, कम है और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन की वो ज्यादा हो चुकी है, इसका मतलब है रिएक्टेंट्स और सॉरी प्रोडक्ट्स वो ज्यादा बन चुके हैं और रिएक्शन की डायरेक्शन इस वक्त रिवर्स है, ताकि वो केसी को आपके पास कंपैटिबल होने के लिए प्रोडक्ट्स को कम करेगा ताकि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाए। और अगर ये दोनों वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर आपस में मैच कर गई है तो हम कहेंगे अब रिएक्शन जो है वो कहाँ पे आ चुका है जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। तो पहली एप्लीकेशन ये हमें डायरेक्शन को बताता है। इक्विलिब्रियम एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, उससे कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि रिएक्शन में उल्टा आ रहा है। बेटा अब ठीक आ रहा है, देखते जरा। यस सर, अब ठीक है। चलें चलिए, तो ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपके पास कि केसी अगर ग्रेटर है आपके पास रेशो से रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, अगर कम है रिवर्स है, अगर दोनों इक्वल है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुका है। ये था आपके पास डायरेक्शन का। दूसरा केसी हमें क्या चीज बताता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो कोई रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है। बेटा अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं, O3 ये डीकंपोज होके बना देता O2 और इसके लिए केसी की वैल्यू है 10⁵ एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि केसी वेरी वेरी लार्ज। ये हमें बताता है ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रोडक्ट, क्योंकि केसी बहुत बड़ा है, केसी का मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। या इसके रिलेटिव हमें दूसरा पॉइंट क्या पता चलता है, रिएक्टेंट हाईली अनस्टेबल, इसीलिए बेटा वो फौरन से किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट बहुत कम बचा है, 10⁵ प्रोडक्ट मैक्सिमम है। तो ये अगर किसी के लिए केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, इसका मतलब है जो आपका गिवन रिएक्टेंट है वो हाईली अनस्टेबल है, या इसका वाइस वर्सा कह सकते हैं कि प्रोडक्ट रिलेटिवली हाईली स्टेबल हो जाए। और दूसरा पॉइंट, अगर बेटा केसी की वैल्यू वेरी स्मॉल, तो उसका क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपके पास HF वो कहता है डीकम्पोज हो जाता है H2 + F2 और केसी की वैल्यू है 10⁻³ एट 2000 डिग्री से। इतनी कम वैल्यू आई है, कहाँ पे जाके 10⁻13 वैल्यू है 2000 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, HF यानी कि जो आपका रिएक्टेंट है हाईली स्टेबल। तो बेटा आप किसी भी रिएक्शन का बता सकते हैं ये कितने % प्रोसीड हो सकता है बाय विजुअलाइजिंग केसी वैल्यू। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है इसका मतलब है रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, और अगर बहुत कम है इसका मतलब है रिएक्शन कम फॉरवर्ड। अच्छा बेटा
एक चीज ध्यान में रखें, पोजीशन किसी पॉइंट का नाम है, पोजीशन कोई वैल्यू नहीं है। केसी एक वैल्यू का नाम है। ये दो डिफरेंट आइडेंटिटीज एक वैल्यू और किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर। जबकि जो पोजीशन होगी वो किसी पॉइंट पे रिएक्शन टू प्रोडक्ट रेशियो है, पॉइंट का नाम है। और ये आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम सब पे डिपेंड करेगी। केसी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, जो पोजीशन है वो टेम्परेचर, प्रेशर, आपके पास कंसंट्रेशन, वॉल्यूम सब चीजों पे डिपेंड करेगी। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट का रिएक्शन 10/2, आंसर क्या है 5, ये केसी है। 5 जो है वो ये केसी है, ये पोजीशन है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 10 है, रिएक्टेंट की 2 है। मैं इसको 15/3 कर देता हूँ। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी चेंज, लेकिन आंसर फिर 5। ये पोजीशन की तरफ को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके पॉइंट डिफरेंट होते जाएंगे। आपके पास 20/4, आंसर 5। ये जो चीज है ये फिक्स, ये वैल्यू है, ये नए पॉइंट्स पे आती जाएगी। तो पोजीशन हर पॉइंट पे क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, लेकिन केसी की वैल्यू क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है। तो केसी और पोजीशन में डिफरेंस पता चला है? जी बेटा। और अगर केसी लार्ज होता है तो पोजीशन जो है, केसी लार्ज का क्या मतलब है, प्रोडक्ट ज्यादा है तो पोजीशन राइट साइड पे होगी, इक्वेशन के प्रोडक्ट्स की तरफ होगी। और अगर केसी की वैल्यू स्मॉल है तो पोजीशन किस तरफ होगी, कौन डोमिनेट होगी बेटा, जब केसी कम है तो रिएक्टेंट डोमिनेंट है, तो ये किस तरफ होगी जी, लेफ्ट साइड। केसी लार्ज, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज टुवर्ड्स राइट साइड, इनके वो प्रोडक्ट्स की तरफ लाई करेगी। और अगर केसी की वैल्यू कम है तो बेटा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, वो रिएक्टेंट्स की तरफ लाई करेगी। तो इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चले आप बेटा जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लें, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। सर अब आपकी सही तरफ नजर आ रहा है, अब आप व्हाइट बोर्ड पे करवा दे। बेटा वहां पे जाके फिर ब्लर हो जाता है, वहां पे तो मैंने सारा लिखा हुआ है। इस तरह से नहीं सर, उधर चले जाएं, इधर नहीं क्लियर हो रहा ठीक से। सर किधर है इधर? इधर देख ले, एंड पे मैं व्हाइट बोर्ड से भी कर दूंगा क्योंकि उधर भी लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ जिस तरह से फिर कहेंगे वैसे कर देंगे, एंड पे कर देंगे। अच्छा बेटा जी, ली शैटलियर प्रिंसिपल, ली शैटलियर प्रिंसिपल की जिस बच्चे को स्टेटमेंट समझ आ जाएगी उसको उसके बाकी 4 इफेक्ट्स भी समझ आ जाएंगे। ली शैटलियर प्रिंसिपल बेटा क्या कहता है, जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है और आप उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो तो सिस्टम का जो रिएक्शन होगा वो इस तरह से होगा कि वो इफेक्ट को सबसे कम करने की कोशिश करेगा, वापस अपनी असल हालत में आने की कोशिश नहीं करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बुक में जो लिखी है, स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम, सिस्टम विल एक्ट इन सच अ वे टू इफेक्ट स्ट्रेस एज पॉसिबल। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और आप उसके उसको आप डिस्टर्बेंस लेके आते हो, सिस्टम का आगे से क्या रिएक्शन होगा, तो वो ये जो डिस्टर्बेंस आई है इस डिस्टर्बेंस के इफेक्ट को आप कम से कम करने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड ली शैटलियर प्रिंसिपल। जब किसी सिस्टम, कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, आप उसको डिस्टर्ब करते हो तो वो इस डिस्टर्बेंस के इफेक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है,
उसके लिए वो अपनी असल हालत में भी आ सकता है या कोई नई पोजीशन पे भी जा सकता है। क्लियर हो रहा है ली शेड्यूलियर प्रिंसिपल बेटा? ठीक है, इस तरह से भी उसने एग्जाम्पल से बताया हुआ था। भाई ये यहाँ पे आपके पास बॉल पड़ी हुई है, अगर आप इस बॉल को मूव करके इधर लेके जाते हैं, आपने उसमें इफेक्ट किया है, डिस्टर्ब किया उस बॉल को, तो बॉल क्या करेगी बेटा, वापस उस डिस्टर्बेंस, ये इतनी डिस्टर्बेंस है, इस डिस्टर्बेंस को नलीफाई करने की कोशिश करेगी, उसको वापस इधर आने की। इसी तरह से अगर वो यहाँ पे आप लेके गए हैं, वो वापस यहाँ पे आने की कोशिश करेगी, उस डिस्टर्बेंस के इफेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश करेगी। दिस इज कॉल्ड ली शेड्यूलियर प्रिंसिपल। A stress is applied on a system. Stress से मुराद है disturbance. The system will act in such a way to nullify the effect of that stress as far as possible. तो इंशाल्लाह ये एग्जांपल से भी करवाते हैं। सबसे पहले इसमें इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। बेटा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में उसने एक ऐसी एग्जांपल दी है जिससे आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं या प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं। उसमें वो कहता है मेरे पास एक कंपाउंड है बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड। बेटा बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड को जब मैं वाटर से रिएक्ट करवाता हूँ तो इससे बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये वाइट प्रेसिपिटेशन। तो मैंने क्या किया, मिक्स किया, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुका है। ये सिस्टम अब डायनामिक इक्विलिब्रियम है। सोल्यूशन में कुछ बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड भी है, HCl भी है, वाटर भी है, बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड भी। मैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखने लगा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इस सिस्टम के अंदर बाहर से, देखिए इक्विलिब्रियम पे हर एक की कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम पे। मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये 10 मोल है, एग्जांपल के लिए ये भी 10 मोल है, ये 20 मोल है, ये 20 मोल है, कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, 10, 22, 10, कुछ भी। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें वाटर ऐड करता हूँ 2 मोल। हमने डिस्टर्बेंस यहाँ पे ला रहे हैं, 10 को कर रहे हैं 12, फौरन से सिस्टम डिस्टर्बेंस 2 मोल विद रिस्पेक्ट टू वाटर की है, तो सिस्टम किस तरह से एक्ट करेगा कि वो जो 12 मोल हुए हैं उन्हें दोबारा 10 मोल में लाए। उसके लिए क्या करेगा कि ये जो 10 मोल में से 2 मोल वाटर के साथ मजीद रिएक्शन करेगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगा। वो इस इफेक्ट को रिलेटेड चेंज आना बेटा। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम पे कुछ वैल्यूज थी, कुछ भी एक्स वाई जी कुछ भी वैल्यूज है। अब मैं क्या करता हूँ, बाहर से वाटर ऐड करता हूँ, तो आपके डायनामिक इक्विलिब्रियम में वाटर एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा वाटर के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए बिस्मुथ ट्राइक्लोराइड उस वाटर से रिएक्ट करेगा और बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड बना देगा। और प्रैक्टिकल प्रूफ क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर वाइट कलर और आना शुरू हो जाएगा, वो मजीद जो है वो मिल्की होना शुरू हो जाएगा। तो ये जस्टिफिकेशन होगी कि ली शेड्यूलियर प्रिंसिपल सही कह रहा है कि जैसे मैं रिएक्टेंट को ऐड करता हूँ एक रिएक्टेंट को, तो उस रिएक्टेंट के डिस्टर्बेंस के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए दूसरा रिएक्टेंट उससे रिएक्ट करता है और उसको फॉरवर्ड ले जाता है। इसी तरह से अगर मैं सॉल्यूशन में से HCl को रिमूव करता हूं, HCl को निकालता हूं, 20 से इसको 2 मोल निकाल लेता हूं, 18 करता हूं, उसको दोबारा 20 बनाने के लिए ये मजीद आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि इसे 20 पे दोबारा लें। इसका मतलब है अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर आप रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं, मुझे 2 काम करना पड़ेंगे। पहला काम एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, मैं रिएक्टेंट को ऐड करूंगा। जैसे रिएक्टेंट को ऐड करूंगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा, उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। दूसरा पॉइंट क्या करूंगा, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। तो कोई जब इक्विलिब्रियम पे पड़ा हुआ है, मैं प्रोडक्ट कम करूंगा, उसको दोबारा से इक्वलाइज करने के लिए भी ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। दूसरा, अब इसी का वाइस वर्सा, अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करना चाहता हूं, बेटा इसका वाइस वर्सा काम करना पड़ेगा। अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
या तो आपके पास प्रोडक्ट्स को ऐड करता हूँ मैं सोल्यूशन में, HCl ऐड करता हूँ। पहला पॉइंट क्या होगा, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा काम क्या होगा, रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट। ये दो काम। सर हमें प्रैक्टिकली कैसे पता चल रहा है, देखिए बेटा, हम जैसे जैसे ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पे सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, जैसे मैं इस सॉल्यूशन में पानी ऐड करता हूँ तो सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है? जी कोई बताना चाहेगा आप में से? सर फिर सॉल्यूशन solution मिल्की हो milky हो जाएगा। जाएगा। हाँ, सॉल्यूशन मिल्की होना शुरू हो जाएगा। और अगर बेटा मैं इसमें HCl ऐड करता हूँ तो कैसे पता चलेगा ये रिवर्स में जा रहा है? सर मिल्की सॉल्यूशन दोबारा से क्लियर हो जाएगा। वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा, उसमें जो मिल्कीपन है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें एक चीज याद रखनी है, अब देखिए बेटा, जब मैं कह रहा हूं मैंने वाटर ऐड की है तो आप कह रहे हैं सर वो मिल्की होना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या, उसकी पोजीशन डिस्टर्ब हो रही है। वो पोजीशन किस तरफ जा रही है, राइट साइड की तरफ। वो ज्यादा मिल्की हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, रिएक्टेंट ज्यादा तो उसके रिलेटिव प्रोडक्ट भी ज्यादा बन रहे हैं, तो पोजीशन राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो रही है। मैं HCl ऐड कर रहा हूँ पोजीशन लेफ्ट साइड की तरफ, यानी कि पोजीशन हर लम्हे चेंज हो रही है। मैंने पिछले पॉइंट में इसलिए लिखा था ये जो पोजीशन है वो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। तो पोजीशन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है कि जैसे मैं कंसंट्रेशन कम या ज्यादा कर रहा हूँ पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन Kc की वैल्यू वो कांस्टेंट रहती है। वो जो रेशियो का आंसर होगा वो चाहे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आती जा रही हैं, पहले वो 10/2 था, बाद में अब वो 15/3 हो गया या 20/4, Kc की वैल्यू अनचेंज रहती है, Kc अनचेंज रहता है। तो बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन के रिलेटिव याद रखना है कि Kc कांस्टेंट रहता है, पोजीशन चेंज होती है। क्लियर है पॉइंट ये बेटा? सर ये दोनों पेजेस के स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक बार कैमरा के आगे कर दें दोनों पेजेस, ये जो आपने पहले किया था और आप वाला। बेटा ये पेज क्या करूँ इनका? सर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार पूरा कैमरे के आगे कर दें। बेटा वो मैं आपको एंड पे सेंड कर दूंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। ओके सर। सर अगर जो हम लोग स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसकी अमाउंट ज्यादा हो तो फिर लीचेटियर प्रिंसिपल अप्लाई होगा? बेटा स्ट्रेस से मुराद क्या है? सर जो हम उसमें डिस्टरबेंस कर रहे हैं उसकी अगर एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो? अब देखिए बेटा, जितना आप स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई करते जाएंगे उतना ही ली शेड्यूल आपके पास, ये आपके पास मैथमेटिकली वैल्यूज आती जाएंगी ना। एक देखिए किसी भी चीज की एक, जैसे बफर सॉल्यूशन था उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, तो ली शेड्यूल प्रिंसिपल की भी एक कैपेसिटी होगी, लेकिन उसमें फिर एक फैक्टर को एक वक्त में स्टडी नहीं कर सकते। हम कंसंट्रेशन चेंज अगर बहुत ज्यादा कर रहे होंगे तो इनडायरेक्टली हम उसका वॉल्यूम चेंज भी कर रहे हैं। वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, कहीं ना कहीं उसका प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज भी चेंज हो रही होंगी। तो यहाँ पे हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, हम हाइट पे ले जाके नहीं। आप ऐसे इसको जनरलाइज आप अप्लाई कर सकते हैं कि ये हर तरह की चेंज के लिए आप बिग चेंज कर लेंगे उससे भी, लेकिन उसमें मल्टीपल, वो जरा कम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाएंगे। पहले इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं, फिर इनको कलेक्टिवली। देखिए बेटा, आप लार्ज स्केल पे ली शेड्यूल प्रिंसिपल को हैबर प्रोसेस में, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में अप्लाई करते हो जहाँ पे लार्ज चेंजेस लेके आते हो। लेकिन जब लार्ज चेंज लेके आते हो तो उसके रिलेटिव एक फैक्टर नहीं, फिर आपको चारों फैक्टर, आप सिंथेसिस ऑफ अमोनिया पढ़ेंगे तो उसमें हम सिर्फ एक फैक्टर के रिलेटिव यील्ड को मैक्सिमम नहीं कर सकते, उसमें फिर हम मल्टीपल फैक्टर्स को देख रहे हो। तो हर एक चीज की एक लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पे जनरल बात करनी है, तो स्ट्रेस कम या ज्यादा नहीं, स्ट्रेस में डिस्टर्बेंस। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा बेटा, उसके बाद सर जी बेटा जी सर हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन ऑफ केसी है वो उस, यानी अगर रिएक्टेंट्स अगर कम होगी तो रिएक्टेंट्स की तरफ होगी, जिसकी कंसंट्रेशन हाँ कम बिल्कुल होगी कर उसकी तरफ होगी। हाँ, आप जिस तरफ बेटा, आप रिएक्शन की डायरेक्शन जिस तरफ होगी ना उसी तरफ पोजीशन होगी, आप ऐसे कह लें। जब आप डिस्टर्ब करेंगे उसके बाद जिस तरफ डायरेक्शन होगी उसी तरफ पोजीशन होगी।
जी सर ठीक क्लियर है। है। हाँ, अच्छा बेटा, दूसरा पॉइंट आपके पास है प्रेशर और वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। अच्छा बेटा, ये जब आप थ्योरी का टॉपिक कर रहे होते हो तो इसको आप दो तरह से स्टडी करते हो, एक क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव, दोनों तरह से। लेकिन अब क्योंकि आपने इसके रिलेटिव न्यूमेरिकल्स ही करने हैं तो आप ज्यादा बेहतर है कि अगर आपको इसके केसी के एक्सप्रेशन आते हैं तो इसको क्वांटिटेटिवली करें। मैं बता दोनों तरह से देता हूँ बेटा। इसमें दो तीन पहले रूल। सबसे पहला, अगर आपके रिएक्टेंट्स वो सॉलिड है या लिक्विड है तो नो इफेक्ट। नो इफेक्ट मीन प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं। एक चीज तो ये है क्योंकि उनमें नेग्लिजिबल चेंज आता होता है बेटा मिक्सचर में, तो प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट जो है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं है, फॉर गैसेज है। तो फॉर गैसेज की दो कैटेगरीज, अगर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है उसमें भी नो इफेक्ट। अगर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के मोल इक्वल है तो कॉमन सेंस बेटा देखे, गैसेस के लिए आपने मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में कह रहे हैं कि आपके पास मोल्स इक्वल हैं तो उनका रिलेटिव वॉल्यूम भी सेम होगा, एवोगैड्रो वाला। तो जब वॉल्यूम सेम है तो इफेक्ट चेंज इफेक्ट जो है वो दोनों पे नेट इफेक्ट जो है वो जीरो होगा। मैथमेटिकली भी अभी बता देता हूँ। और दूसरा, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इसमें एक रूल मैं लिखा, वो कम ज्यादा बात की बात है। बाय इसके इसमें क्या होगा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन मूव टूवर्ड that direction having less number of moles। तो रिएक्शन की डायरेक्शन उस तरफ होगी जिस तरफ कम मोल्स प्रेजेंट होंगे। सर क्या मतलब, देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल मैं यही एक इक्वेशन लिखता हूँ, नाइट्रोजन प्लस 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल अमोनिया। पहली बात, इसमें हम चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम के इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। आंसर विल बी यस सर, क्योंकि ये सारी गैसेस और इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स नॉट इक्वल। रिएक्टेंट्स के मोल 4 है, एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के, प्रोडक्ट्स के 2 हैं। तो इसमें हम स्टडी कर सकते हैं। अब ये जो नोट मैंने लिखा है इस नोट को देखें जरा, कि भाई जब मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन उस तरह मूव करेगा जिधर कम मोल्स होंगे। तो इसमें अगर बेटा इधर 4 हैं इधर 2 हैं, तो अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो क्या आंसर होगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। इस नोट को याद करना, जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, उस तरफ जिस तरफ का मोल्स होंगे। इसको इस तरह से भी समझ लें, इसको इस तरह से भी समझ लें। शुरू में आपके पास वॉल्यूम क्या है, 4 इंटू 22.414, तकरीबन 89 हो जाएगा। वैसे इस पॉइंट के थ्रू समझेंगे तो वो सबसे आसान है। इस तरफ कितना है बेटा, 2 इंटू 22.414, 44 DMQ। अब मैं जब प्रेशर अप देखिए, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, कब कन्वर्ट हो रहे हैं, जब वॉल्यूम में कमी आ रही है। इसका मतलब मैं जितनी वॉल्यूम में कमी करता जाऊंगा प्रोडक्ट उतना बढ़ता जाएगा। और वॉल्यूम में कमी कब होगी, जब मैं प्रेशर को अप्लाई करूंगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रोडक्ट कब बन रहे हैं, जब वॉल्यूम में कमी आ रही है। तो वॉल्यूम में कब कमी आती है, जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। तो अगर कोई आपको रिएक्शन दे दे और उसमें कहे कि आपके पास, आप मुझे बताएं इस रिएक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर या डिक्रीजिंग प्रेशर। आपने देख लेना है, अगर तो प्रोडक्ट्स के मोल कम में रिएक्टेंट्स की निस्बत, तो वो प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, हम PCl5
ये डीकम्पोज हो जाता है PCl3 प्लस Cl2, ये सारी गैसेज। वो कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द फॉलोइंग इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम पे है और इसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो क्या इफेक्ट होगा? रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, रिएक्शन रिवर्स, रिएक्शन नो इफेक्ट, मे बी फॉरवर्ड और रिवर्स। जी बेटा। सर रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। पहली बात, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स के 1 मोल है, प्रोडक्ट्स के टोटल 2 मोल है। रिएक्टेंट 1, प्रोडक्ट 2। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, रिवर्स की तरफ जाएगा। ये है बेटा इसकी क्वालिटेटिव यानी कि थ्योरेटिकल। लेकिन अगर इसको सर हमें कंफर्म चाहिए तो उसके लिए बेटा आपको इसकी केसी का एक्सप्रेशन आना चाहिए। इसका केसी का एक्सप्रेशन जो कि क्वांटिटेटिव है वो आपने निकाला था 4x के v के a माइनस एक्स b माइनस 3x³। अगर आपको ये एक्सप्रेशन आता है फौरन से आप बता सकते हैं भाई x प्रोडक्ट्स है, v वॉल्यूम, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर कांस्टेंट है। जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, आंसर कांस्टेंट हो, तो उनमें कौन सा रिलेशन होता है? जी जी बेटा, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स। इनवर्स। इसका मतलब है अगर मैंने x को बढ़ाना है, प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहता हूँ, v को कम करूंगा, और v कम कब होगा? जब मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा। x को बढ़ाने के लिए p को इंक्रीज करना, प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहता हूँ, प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, सिंपल। इसी तरह से ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ बेटा, इसके लिए केसी की वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर वी ए माइनस एक्स। इसमें x और v के दरमियान कौन सा रिलेशन है? दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, इनमें डायरेक्ट रिलेशन, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v के और इनवर्सली पर, तो ये आ जाएगा रिलेशन। x प्रोडक्ट है, p प्रेशर, तो प्रोडक्ट कम हो जाएंगी जब मैं प्रेशर को, प्रोडक्ट और प्रेशर में क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। समझ आ रही बात कुछ का नहीं? जी सर। देखिए बेटा एक और इक्वेशन दे देता हूँ, SO2 प्लस O2 2SO3। जी बेटा मैं इसमें प्रोडक्ट बढ़ाना चाहता हूँ, तो विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर मुझे क्या करना पड़ेगा? सर प्रेशर इंक्रीज करेंगे। हाँ, प्रेशर को इंक्रीज। एक तो ये देख सकते हैं कि इधर NR3 है, इधर NP2 है, मोल्स इधर कम हो रहे होंगे, बाय अप्लाइंग प्रेशर डायरेक्शन उस तरफ होगी फॉरवर्ड। दूसरा बेटा ऐसे भी इसका केसी का एक्सप्रेशन निकालना, वो क्या आएगा? 4x स्क्वायर v a माइनस 2x स्क्वायर b माइनस एक्स। तो x और v में यहाँ पे इनवर्स रिलेशन, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो p के रिलेटिव क्या आ जाएगा? डायरेक्ट इनका आपस। x बढ़ाना चाहते हो, x से क्या मुराद है? प्रोडक्ट, तो प्रेशर को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा, इसमें भी बेटा एक चीज जो याद रखना, केसी वो कांस्टेंट रहेगा, केसी की वैल्यू कांस्टेंट है। इधर भी देख लें, इधर भी मैंने कहा था केसी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, केसी कांस्टेंट, केसी चेंज नहीं होगा, लेकिन पोजीशन वो हर लम्हे चेंज होगी। पोजीशन तो नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा बेटा, उसके रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाएगी। जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रोडक्ट मजीद बढ़ रहे हैं, पोजीशन राइट साइड की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। पोजीशन चेंज, केसी कांस्टेंट। अच्छा, उसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपके पास आपको दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे होते हैं एक्सोथर्मिक।
और टेम्परेचर का ताल्लुक है हीट से, टेम्परेचर ज्यादा हीट ज्यादा। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन को लिखने के दो तरीके, ए बी प्लस हीट तो सी प्लस डी बन जाता है। यहाँ दूसरा तरीका क्या है, ए प्लस बी सी प्लस डी डेल्टा एच पॉजिटिव। इसमें ये वाले तरीके से आप दोनों तरीके ठीक हैं। इस तरीके को अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे आपको इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर समझ आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से एक्सोथर्मिक है, ए प्लस बी सी प्लस डी प्लस इतनी हीट इवॉल्व हुई है, इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी सी प्लस डी डेल्टा एच नेगेटिव, दोनों तरफ। अब बेटा अगर मैं हीट को कंपोनेंट मान लेता हूं, मैं कहता हूं मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, इन अदर वर्ड्स मैं हीट इजाफा कर रहा हूं, हीट मैं रिएक्टेंट बढ़ा रहा हूं। तो जब रिएक्टेंट को बढ़ाते थे तो रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होती थी, फॉरवर्ड। तो टेम्परेचर जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट से। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बेटा। अगर हीट, पहले तो ये वाली इक्वेशन मैंने पहले भी लिखी थी छठे चैप्टर में भी, कि भाई प्रोडक्ट में कब बन रहा है, जब इसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही है। तो जितनी ज्यादा आप हीट देते जाओगे उतना प्रोडक्ट ज्यादा बनता जाएगा। हीट से मुराद है टेम्परेचर, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट को अगर कंपोनेंट, ये हीट को मैं एज अ कंपोनेंट मान लेता हूँ, तो जैसे जैसे मैं हीट मीन रिएक्टेंट इजाफा करता जाऊंगा प्रोडक्ट मजीद बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमने ये पीछे पढ़ा है एडिशन ऑफ रिएक्टेंट वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर इसको मैं एज अ रिएक्टेंट मान लूँ तो जैसे मैं हीट ऐड करता जाऊंगा, हीट ऐड करने का मतलब है मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो रिएक्शन किस तरफ जाता जाएगा, फॉरवर्ड, प्रोडक्ट बनते जाएंगे। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट्स। और इसका वाइस वर्सा इधर का नहीं, इसमें एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, तो हीट प्रोडक्ट का कंपोनेंट है। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मीन मैं प्रोडक्ट को बढ़ा रहा हूँ, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, रिवर्स। तो टेम्परेचर यहाँ पे इनवर्सली रिलेट करेगा प्रोडक्ट। तो मैं प्रोडक्ट बढ़ाना चाहता हूँ मुझे टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। और इसमें जो नोट आएगा केसी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेटा हम कोई चीज ऐड या रिमूव नहीं कर रहे, तो प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। जब प्रोडक्ट बढ़ेंगे और सी हम कोई ऐड भी नहीं कर रहे हैं तो केसी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, क्योंकि केसी रेशो है। रेशो में जब एक वैल्यू को चेंज करूंगा तो टोटल आंसर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, जब मैं दूसरी वैल्यू को चेंज नहीं करूँ। तो बेटा इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर में मैं क्या बता रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बुक में बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है, इसको मैंने बिल्कुल सिंपल सा करके बताया आपको। जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे, एंडोथर्मिक, उनमें जैसे जैसे हीट एंटर करते जाओगे मजीद प्रोडक्ट बनते जाएंगे। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगे उनमें से जैसे जैसे हीट निकालते जाएंगे मीन टेम्परेचर कम करते जाएंगे, उससे प्रोडक्ट ज्यादा होते जाएंगे, इनवर्स रिलेशन। और इस टॉपिक को रिलेट किया हुआ है सोलिबिलिटी से भी, कि जिनकी हीट ऑफ सोल्यूशन जीरो होगी उनकी सोलिबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगी। अगर तो बेटा डेल्टा एच पॉजिटिव है तो सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो सोलिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर। और अगर डेल्टा एच जीरो है, जैसे सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो सोलिबिलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। आगे चल के ग्राफ भी, मतलब मैं आपको एक ग्राफ से बता देता हूँ। यहाँ पे सोलिबिलिटी लिख देता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर लिख देता हूँ, और मैं आपको कोई ग्राफ दे देता हूँ। मतलब मैं आपको कहता हूँ A B C D, मैं कहता हूँ इन चारों में से
इसकी आपके पास ए बी सी डी, इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक है? सर डी वाला। हाँ, ये एक्सो है क्योंकि इनकी सोलिबिलिटी कम हो रही है। ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है सर, ऊपर को जा रहा है। मैं ऑलमोस्ट बात कर रहा हूँ, तकरीबन बाकियों की निस्बत। ये क्या होगा तकरीबन इंडिपेंडेंट, और ड्रा किया, ये समझे स्ट्रेट ही है। ये दोनों क्या होंगे? ये एंडो होंगे, जिनकी सोलिबिलिटी बढ़ रही है वो एंडो, जिनकी तकरीबन कांस्टेंट रह रही है वो इंडिपेंडेंट, जिनकी डिक्रीज हो रही है वो एक्सोथर्मिक हो रही है। क्लियर हो रहा है पॉइंट बेटा? ये और याद रखें, टेम्परेचर से केसी तो चेंज और पोजीशन तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। जब केसी चेंज होगा तो पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद है बेटा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बेटा कैटलिस्ट सिर्फ क्या काम कर रही होती है? कैटलिस्ट पाथ को चेंज करती है सिर्फ। लास्ट टाइम हमने एक पढ़ा था कि ये रेट है इधर, और यहाँ पे अगर आप टाइम लिख लें, यहाँ आपके पास जहाँ पे आपके रेट इक्वल हो गए थे, यहाँ पे हमने क्या कहा था? डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया। कैटलिस्ट ने क्या करना है? कैटलिस्ट ने सिर्फ उस डायनामिक इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करवा देना। ये वाला हिस्सा विदाउट कैटलिस्ट आया उसी पॉइंट पे, और ये वाला हिस्सा विद कैटलिस्ट। तो बेटा कैटलिस्ट नाइदर चेंज केसी और नॉर पोजीशन, ना ये केसी को चेंज करता है ना ये पोजीशन को चेंज करता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? रिएक्शन को जल्दी करवा देता है, वैल्यूज को जल्दी, पाथ चेंज कर देता है। अगर आप चैप्टर नंबर 11 जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे, अगर कोई कैटलिस्ट विदाउट कोई रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट इस तरह से हो रहा है, ये विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, विद कैटलिस्ट वो ये ऐसे हो जाए, ये विदाउट और ये विद, सिर्फ ये काम होगा कैटलिस्ट। वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, बाकी स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, फिनिशिंग पॉइंट भी वही है, सिर्फ रिएक्शन को जल्दी अचीव करवा देगा। दिस इज अबाउट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। फिर इन चारों चीजों को अगर कलेक्टिवली देखना चाहते हैं तो उसने आपको कहा है आप हैबर प्रोसेस पे देखें, और हैबर प्रोसेस बेटा अमोनिया की सिंथेसिस, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 2NH3 और डेल्टा H -92 किलो जूल, और मोल नहीं लिखना, टोटल लिख देना आप किलो जूल में। अच्छा बेटा हैबर प्रोसेस में अगर मैं ली शैटलियर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ लार्ज स्केल पे इन हैबर प्रोसेस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के रिलेटिव देखना चाहता हूँ। पहला काम क्या करूंगा? कंटिन्यूअल रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको जरा इकोनॉमिकली सोचना, सर एडिशन ऑफ रिएक्टेंट भी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एडिशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब है आप पैसे ऐड कर दो। हमारे पास जो गिवन कंडीशंस हैं, गिवन रिएक्टेंट्स और गिवन प्रोडक्ट्स हैं, उसमें वो कहता है या यील्ड को बढ़ाओ, अमोनिया की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ। तो अगर मैं कहता हूँ सर मुझे नाइट्रोजन या हाइड्रोजन और चाहिए, इसका मतलब मुझे पैसे और चाहिए, तो वो कहता है यार जो चीज़ अवेलेबल है उसी से करो। तो इसका पहला पॉइंट है कि मैं कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट करूँ, प्रोडक्ट को निकालता जाऊँ, रिएक्शन आगे की तरफ हो। दूसरी चीज, क्योंकि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और है भी गैसेज, तो वॉल्यूम कम या मोल्स कम हो रहे हैं, मोल कम हो रहे हैं, इसका मतलब है इंक्रीज प्रेशर। कि प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन की डायरेक्शन उस तरफ होती है जिधर कम मोल्स होते हैं, तो इधर कम मोल्स हैं तो रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, हम प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट,
ये है एक्सोथर्मी, इसमें हीट इवॉल्व हो रही है। जब हीट इवॉल्व हो रही हो तो आप ज्यादा प्रोडक्ट बढ़ाना चाहते हो तो डिक्रीज टेम्परेचर। ये 3 पैरामीटर्स हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल से, जिससे हम अमोनिया की कंसंट्रेशन को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसको वो कहता है ग्राफिकली देखते हैं। वाई एक्सिस पे मैं यील्ड ले लेता हूँ, यील्ड से मुराद है पैदावार, और एक्स एक्सिस पे मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ। और पहला मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ 1000 ATM, प्रेशर मैक्सिमम कर देता हूँ, मैक्सिमम। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे लेस टी है, यहाँ पे मोर टी है, लेफ्ट टू राइट टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो शुरू में जब मैंने 1000 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ ड्रा किया, तो शुरू में जब टेम्परेचर कम और प्रेशर मैंने 1000 डिग्री, तो यील्ड मैक्सिमम आई 100 तक भी यहाँ पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया लेफ्ट टू राइट, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ और ये ग्राफ मैंने ड्रा किया है 1000 ATM, 1000 ATM, 1000 ATM पे शुरू में टेम्परेचर कम, यील्ड मैक्सिमम। तो कहता है यार 1000 ATM तो कर लिया, लेकिन 1000 इंडस्ट्रियली इतना ज्यादा प्रेशर मेंटेन करना वो मुश्किल हो जाता है, तो मैं जरा प्रेशर कम कर लेता हूँ। अगर मैं 800 पे देखता हूँ तो जाहिर सी बात है बेटा, जब हम प्रेशर पे कंप्रोमाइज करेंगे यील्ड में भी कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ है 800 पे, जैसे जैसे मैं प्रेशर कम करने की सोचता जाऊंगा यील्ड भी कम होती जाएगी 600 पे। इस तरह से ये डिफरेंट एक ग्राफ उसने ड्रा किया हुआ है जी 200 ATM पे, जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल हो। ये ना हो कि इतना ज्यादा प्रेशर लगाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लग जाए, वो फिजिबल ना हो। तो 200 ATM पे अगर आप देखें यील्ड होना तो क्या चाहिए था हमें, कौन सा पॉइंट सबसे फेवरेट है, ये वाला। तो यहाँ पे यील्ड मैक्सिमम है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल बेटा, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई किया जाता, और यहाँ पे रेट जो स्पीड है बहुत कम हो जाती है। तो हमने ये चीज देखना है फिजिबल किस तरह से है, तो उसका रेट ऑप्टिमम हो। तो वो ये पॉइंट निकलता है जब टेम्परेचर 200 ATM रखा हुआ और सॉरी प्रेशर 200 ATM और टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस, और साथ क्या करते हैं सूटेबल कैटालिस्ट। अरे इधर से यील्ड तो बड़ी कम हो जाती है, यील्ड तो तकरीबन आपके पास यहाँ पे हासिल हो रही होती है 35%, सिर्फ 35% कन्वर्ट हो रहा है इन कंडीशन के साथ। तो सर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, असल में बेटा अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ, टेम्परेचर कम, तो स्पीड बहुत कम हो जाती है। मैं बच्चों को इस तरह से एग्जाम्पल देता होता था कि बेटा आपको अगर मैं कहूँ तो भाई एक रिएक्शन है वो 100 में से 90% कन्वर्ट हो रहा है, 100 kg में से 90 kg तक कन्वर्ट, लेकिन टाइम मैं आपसे 1 हफ्ता लूंगा। 100 से वो 90% कन्वर्ट हो रहा है 1 हफ्ते में। और दूसरा है आपके पास पैरेलल रिएक्शन है कि वो 100 में से 30% कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन 1 दिन में हो रहा है। 100 में से 30 1 दिन में, बाकी को आप रिसाइकिल करें। तो अब दोनों में से किसको चूज करेंगे, एक जिसकी यील्ड 90% है, एक दूसरा जिसकी यील्ड 30% है, अब किसको प्रेफर करेंगे? 90% यील्ड को या 30% यील्ड? 30% यील्ड को। क्यों? सर इसमें टाइम कम कंज्यूम हो रहा है और 90% यील्ड हमें टाइम 3 दिनों में हासिल हो जी जाएगी। जी बेटा हम, हाँ बिल्कुल बेटा, हम उस 1 हफ्ते तक तो हम 30 को 7 से ज़रब दें तो हम 210 kg बना लेंगे, 90 की बजाय ओवरऑल हमें ज्यादा यील्ड हासिल हो जाएगी। अगर मैं टेम्परेचर कम रखता हूँ, कोई कैटालिस्ट यूज नहीं करता, यील्ड तो बढ़ जाती है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, वो फेवरेबल नहीं रहता। तो इंडस्ट्रियली आप ऑप्टिमम कंडीशन कैसे अप्लाई करते हो, आप प्रेशर थोड़ा सा कम, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा, कैटालिस्ट यूज कर लेते हो। कैटालिस्ट आप आयरन यूज करते हो, जिसको आप को कैटालिस्ट आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो जो को कैटालिस्ट के तौर पर यूज होती है। तो ये बेटा हैबर प्रोसेस के मुतालिक पॉइंट्स है।
ऑल्सो ग्राफ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। हम मैक्सिमम यील्ड की तरफ नहीं जाते, हम ऑप्टिमम यील्ड की तरफ जाते हैं। मैक्सिमम की तरफ नहीं जाना, ऑप्टिमम की तरफ जाना। क्लियर है पॉइंट बेटा? जी बताएं, फिर आगे बढ़ें बेटा। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, उसमें कुछ आगे बेटा ये आपके पास आ जाता था ली शैटेले प्रिंसिपल की थ्योरी। अब कुछ है फार्मूले, वो आपको पता होने चाहिए। फार्मूले से क्या मुराद है? सबसे पहले तो आपको वाटर के लिए के डब्ल्यू का टर्म, उसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। और ये होता था हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सल आयंस की कंसंट्रेशन। कुछ वैल्यूज हैं वो आपको याद करनी है। और इसमें हमने पढ़ा हुआ था कि हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू बराबर होती है पानी में हाइड्रोक्सल आयंस की वैल्यू के, और वो इक्वल होती है 10⁻⁻7 मोल पर डीएम क्यूब का। ये बात कर रहा हूँ 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ाता था तो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट चेंज होता था। तो ये बात। और फिर फोर न्यूट्रल। न्यूट्रल कब होता था? जब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इक्वल होती थी हाइड्रोक्सल आयंस। एसिडिक कब होता था बेटा? ये जब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती थी हाइड्रोक्सल आयंस की कंसंट्रेशन। और बेसिक कब होता था? जब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती थी हाइड्रोक्सल आयंस की कंसंट्रेशन। फिर आप हाइड्रोजन आयन ये कंसंट्रेशन के अलावा आप एक वैल्यू यूज कर लेते थे पीएच माइनस लोग हाइड्रोजन आयन, फ्रांसन ने जो बताई थे, पीओएच माइनस लोग हाइड्रोक्सल आयन, और फिर बेटा इन दोनों का सम पीएच प्लस पीओएच वो 14 के इक्वल होता। और एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पीएच वैल्यू। जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतना वो ज्यादा एसिडिक होता। ये पॉइंट इसी तरह से थी। बेसिक स्ट्रेंथ के रिलेटिव भी यही पॉइंट। उसके बाद जो आपको चीजें याद होनी चाहिए कि के आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड था। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, इसके लिए फार्मूला था कि ए एच आइंस ए नेगेटिव आइंस और एच ए। इसमें जो आपने पढ़ी थी टर्म्स कि अगर के ए ग्रेटर देन 10⁻³ हो तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग। अब बेटा मैं इनकी थ्योरी में ये पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, इसके रिलेटिव आपने चीजों को लेके चलना। अगर के ए की वैल्यू आपके पास 1 से 10⁻³ होता था, मॉडरेट था। और अगर लेस देन 10⁻, आपके पास -3 होता था तो वीक एसिड। फिर के ए के रिलेटिव एक टर्म थी पी के ए माइनस लोग के ए। और इसमें आप स्ट्रेंथ को कंपेयर करते थे। अगर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, एक ए है उसकी पी के ए वैल्यू 2 है और बी की पी के ए वैल्यू 3 है, तो बी सॉरी ए जिसकी वैल्यू कम है इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन बी। बेटा जो डिफरेंस होता था वो पावर में लेना होता था।
जिसकी कम वैल्यू होती थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता था। तो जो आपके पास 10 टाइम, अगर एक की 2 है दूसरे की 0 है, तो जिसकी 0 होगी वो 100 टाइम स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू जिसकी 2 वैल्यू होगी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ए के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी पी के ए की। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा अब आप मुझे बताएं, जब मैं लिख एक की बेटा x है उसकी पी के ए वैल्यू 0 है और y है उसकी पी के ए वैल्यू 3 है। पहले तो बताएं कौन ज्यादा एसिडिक है? X हाँ x कितने टाइम्स? 1000 टाइम्स 1000 times. मोर एसिडिक। तो जितना डिफरेंस होगा जो लोअर वन होगा वो 10 रेज़ पावर में उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और यही बातें आपने बेस के रिलेटिव भी करनी है। यही पॉइंट्स आपने बेस में जब आप जिक्र करते हैं उसमें भी यही पॉइंट्स आपने जो है वाइस वर्सा में डिस्कस करने होते हैं। सही जो आपने पॉइंट किया। जी 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 बेटा क्या is कह रहे हैं? बोले बोले। A is 10 times stronger than B. A is 10 times acidic than B आएगा ना? हाँ एसिडिक टाइम, एसिडिक स्ट्रॉन्गर मीन एसिड मोर एसिडिक। आप कह सकते हैं 10 टाइम मोर एसिडिक देन बी। देखिए हम ऐसे पी के ए से क्या मुराद है बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। सर अगर हमें के की उनकी वैल्यू एसिड के एक जी बोले बेटा। सर अगर के ए की वैल्यू 10 की पावर -3 से 1 के दरमियान हो तो फिर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सॉरी दोबारा मुझे बताइए, पूछिएगा। सर ये जो आपने 3 केसेस ऊपर लिखे हैं के ए की हाँ वैल्यू हाँ के रिलेटिव, तो इसमें अगर 10 की पावर -3 से 1 के दरमियान हो तो फिर क्या होगा? वो वो भी वीक एसिड मॉडरेट है, होगा या वो भी मॉडरेट है। ऐसे कर लो, वो मॉडरेट है। ठीक है। जी सर। अच्छा बेटा ये वाली चीज समझ आ गई है? यस सर। Yes sir. अच्छा इसी का वाइस वर्सा बेसिक में होगा, इसी का वाइस वर्सा। उसके बाद मैं डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा, मैं फार्मूले डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो वो के ए मल्टीप्लाई बाई के बी इक्वल होता था 10⁻14। कोई एसिड है उसका जो कॉन्जुगेट बेस है उनका दोनों का प्रोडक्ट, और यहीं से आपने फार्मूला निकाला था पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू 40 या पी के डब्ल्यू, वो होता था 14 के। ये बेसिक बेटा फार्मूले हैं जिनको आपने यूटिलाइज करना होता टू डिटरमाइन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। ये जितने भी फार्मूले मैक्सिमम बनते थे वो मैंने लिख दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, बुक वाली एग्जाम्पल ही देता हूँ। अगर वो कहता है मेरे पास 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब HCl है, आसाम से शुरू करते हैं, एंड इट इज 100% आयनाइज, फाइंड पीएच। तो इसकी पीएच क्या होगी? तो बेटा सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर ये 10⁻³ है तो वो कहते हैं 100% आयोनाइज हो गया, तो ये भी 10⁻³ ही बनेगा। क्योंकि पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन। बेटा पीएच क्या होगा? माइनस लॉग हाइड्रोजन आइन 10⁻³ वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं होना, तो वो कैलकुलेशन वो देगा जो आप हैंड से सॉल्व। तो ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा, log 10 1। तो पीएच की वैल्यू 3, और अगर पीओएच पूछ लेता तो वो 11 आ जानी। तो 14 - 3 वो 11। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट दे देता, वो कहता है आपके पास 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब H2SO4 एंड इट इज
50% आयोनाइज, फाइंड पीएच। फिर पीएच क्या होगी बेटा? अब H2SO4 दे दिए, 2 हाइड्रोजन आइंस प्लस सल्फेट। पहले तो इक्वेशन लिख ली, क्योंकि हमने पीएच मालूम करनी है, तो पीएच का ताल्लुक है हाइड्रोजन आइंस से। तो बेटा अब इसमें उसने कहा था ये 10⁻³ है, तो ये 10⁻³ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा। आगे उसने कह दिया कितने परसेंट आयोनाइज है जी? 50%। 50%। ये सारी कैलकुलेशन करनी है। अब ये 0 इससे कट गया, ये 2 आएगा, 2 से कट जाएगा, आंसर क्या है? -3 आएगा। तो पीएच की वैल्यू क्या आएगी? माइनस लो 10⁻³ तो पीएच वैल्यू 3 आएगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा? जी क्लियर हो रहा है? यस सर। एक और कर लेते हैं। वो कहता है आपके पास है 10⁻⁻5 या चलो -3 मोल पर dm³ NH4OH है, and it is 1% ionized. Find pH। 1% आयोनाइज होता है, pH बताएं। बेटा पहले इक्वेशन लिख लें, NH4OH NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये 10⁻³ है, तो ये क्या होगा? 10⁻³ इंटू 1%। 1%, तो ये आएगा 10⁻5 बन जाएगा। ये -2 हो जाएगा तो -5। और ये OH है, हमें pH चाहिए, तो पहले POH निकालते हैं। माइनस लो 10⁻5, तो वो POH कितनी आ जाएगी बेटा? 5। तो pH कितनी आएगी? 9। pH की वैल्यू कितनी आएगी जी? 9 आ जाएगी। तो वो आपको POH दे के pH भी पूछ सकता है, pKa pKb, इस तरह से डिफरेंट टाइप की वैल्यूज दे सकता है। तो ये बेटा जितने भी उसमें पॉसिबल फार्मूले थे वो लिख दिए हैं, और फिर इनके स्ट्रेंथ का आपस में कंपैरिजन। अच्छा इसमें एक चीज है बेटा, उस टेबल में से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। बुक में एक टेबल है जिसमें डिफरेंट फ्रूट्स की पीएच दी हुई है, वो आपने याद करना टेबल। सलाइवा की क्या पीएच है, लेमन की क्या है, गावा की क्या है, ये डिफरेंट पीएच उसने दी हुई है टेबल बुक में। बेटा वो टेबल आपने याद करना, उसमें से क्वेश्चन वो पूछता होता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। अब कोई बात पूछनी है वो पूछनी चाहूँ। सर इसकी स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। वो मैं कर देता हूँ बेटा। और कुछ पूछना है वो पहले बताएं। क्लियर है बेटा? फिर चलिए जी, ठीक है जी। ओके बेटा, फिर अल्लाह हाफिज़।